नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये हिंदी बैच का स्टेट बोर्ड का तो है ही, CBSE 6 to 8 है, ICSE बोर्ड का है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का भी है। टॉपिक है संधि। तो सबसे पहले जानते हैं संधि है क्या। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। कैसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि में दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक पहले का होता है और एक बाद का होता है। तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। यानी जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब जब मेल हुआ तो संधि हो गई, और जब हमने उनको अलग अलग किया तो इस प्रक्रिया को विच्छेद कहा। तो वर्णों के मेल के को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। एक उदाहरण मैंने दिया है, देव प्लस आलय, विच्छेद है ये, संधि है देवालय। नियम है छोटा प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा, ये नियम है। अब हमने देव में वा का छोटा आ लिया और ये हमारा ऑलरेडी बड़ा आ है, इन दोनों को जब लिया और दोनों का रिजल्ट आया बड़ा। अब संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और किसी एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा, या तो एक स्वर में परिवर्तन होगा या दोनों में ही होगा। तो संधि क्यों जाने हम स्वर संधि को, उससे पहले आइए स्वरों के बारे में संधि के संदर्भ में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग संधि की परिभाषा में होगा। स्वरों के भेद, हर्ष स्वर यानी जिनमें बोलने में कम समय लगता है, अ ई उ री, चार हैं ये। दीर्घ स्वर, इनको बोलने में इससे दुगना समय लगता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, सात हैं, यानी कुल मिला के 11। अब आते स्वर संधि के भेदों पर। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि पे। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। सूत्र है इसका, अतः सवर्णिक दीर्घ। जब हर्ष स्वर मैंने यहां पे दिए हैं या दीर्घ, स्वर के बाद समान यानी वही स्वर, समान का मतलब है वही स्वर, हर्ष या दीर्घ आए तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ ही होता है। अर्थात चाहे हमारा पहले हर्ष हो या दोनों तरफ हर्ष हो, चाहे एक तरफ हर्ष हो और दूसरी तरफ दीर्घ हो, लेकिन हमारा जो परिणाम आएगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वो दीर्घ ही होगा। और दीर्घ संधि में केवल 3 आ ई उ, हम केवल इन 3 स्वरों को ही देखते हैं। यही 3 स्वर दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। आइए दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। मैंने आ ई उ तीनों के जितने तरह से हो सकते हैं सभी तरह से दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए। छोटा प्लस छोटा, धर्म अर्थ, मिलके हुआ धर्मार्थ। यहाँ का मैंने छोटा आ लिया इससे व्यंजन से, और ये छोटा आ था, दोनों मिलके छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। अब शुभ आरंभ, शुभारंभ, यहाँ छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, इसका मैंने छोटा आ लिया और इसका बड़ा आ, शुभारंभ अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब दयानंद, दोनों तरफ बड़ा आ है, दया प्लस आनंद, दयानंद बड़ा आ प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा, यानी रिजल्ट हमारा बड़ा ही आएगा, चाहे छोटा आ पहले हो या बाद में हो, या दोनों तरफ छोटे आ हो या दोनों तरफ बड़े आ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो बड़ा ही आएगा। अब ई के देख लेते हैं इसी तरह से। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, छोटी ई प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी ई।
रवि प्लस ईश, रवीश छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। रजनीश, रजनी प्लस ईश रजनीश, बड़ी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। आप देखिए जो हमारा आ वाला था उसमें भी यहाँ पर इज इक्वल टू यानी बराबर में बड़ा आया, ई वाले में भी बराबर करके बड़ी ई आई, तीनों में ही भले ही अलग अलग थे। अब आते हैं ऊ के उदाहरण पे। सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति। लघु प्लस उर्मी, सु प्लस उक्ति यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। लघुर्मी, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा यानी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो आ ई ऊ इनमें यही तीन स्वर आते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ समान स्वर आएंगे। अगर इधर आ है तो इधर भी आ ही आएगा, इधर ई है तो इधर भी ई आएगा, इधर ऊ है तो इधर भी ऊ आएगा, यानी असमान या भिन्न स्वर नहीं आएगा। अब आते हैं गुण संधि पे। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इसमें छोटा या बड़ा हो उसके बाद अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में ए आएगा। इसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है यानी हर्ष या दीर्घ आता है तो हमारा रिजल्ट ओ आएगा। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ के बाद री से ऋषि आता है तो रिजल्ट आर आएगा। अब इसकी बोर्ड पर भी देख लेते हैं। यदि आ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ यानी किसी भी तरह का हो, ई ऊ रा री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए यानी ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। उदाहरण सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। आ प्लस ई, यहाँ का आ लिया इसमें से व्यंजन से निकाला और इसका ई लिया इज इक्वल टू ए। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, यहाँ बड़ा आ प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ए। गण प्लस ईश गणेश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। लंका प्लस ईश लंकेश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। कहीं कहीं मैंने नियम दिए, कहीं नहीं भी दिए, लेकिन नियम मैंने समझाए हैं। जहां नियम नहीं दिए वहां पर भी नियम मैंने एक्सप्लेन किए हैं, यानी इन नियमों के आधार पर आप उन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं ओ ऊ। पर उपकार, परोपकार। छोटा प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। महा प्लस उदय महोदय, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। जल प्लस ऊर्मी, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। री सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, आ प्लस री इज इक्वल टू अर। महा प्लस ऋषि महर्षि, बड़ा प्लस री इज इक्वल टू अर। तो ये गुण संधि के भी मैंने ए, ओ और अर तीनों के समझा दिए। अब आते हैं वृद्धि संधि पे। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा होना, दीर्घ का मतलब भी बड़ा होना होता है, वृद्धि का मतलब भी बड़ा होना होता है। दीर्घ में समान स्वर आते हैं, वृद्धि में समान स्वर नहीं आते। सूत्र है इसका वृद्धि रेची। जब आ या आ के बाद ए या आई आए तो आई बनता है, और आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनता है, यानी बाद वाला अगर ए आई है तो आई बनेगा, ओ औ है तो औ बनेगा। तो वृद्धि रेची इसका सूत्र है, जब आ या आ के बाद ए या आई आए तो आ या आ के साथ ओ या औ आए तो क्रमशः आई और औ हो जाता है। यानी परिवर्तन जो होगा वो या तो आई में होगा अगर ए आई आएगा, और ओ औ आएगा तो औ में होगा। ए आई वाले उदाहरण देखते हैं। एक प्लस एक, एक एक।
अब आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। दूसरा आते हैं मत ऐक्य, मत प्लस ऐक्य मत ऐक्य, आ प्लस आई इज इक्वल टू आई। अब आते हैं बड़ा वाले पे सदा प्लस एव, सदैव, आ प्लस ए इज इक्वल टू आई। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, आ प्लस आई इज इक्वल टू आई। एक बात आपने ध्यान दी कि रिजल्ट जो है सब में आई आ रहा है। आप ओ वाला देखते हैं, दंत प्लस ओष्ठ इज इक्वल टू दंतौष्ठ, आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। परम प्लस औषध परमौषध, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ। महा प्लस ओज महोज, आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। महा औदार्य महोदार्य, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ। इस वाले में हर जगह हमारा इज इक्वल टू जो आया वो औ आया, यानी परिणाम जो आया वो औ आया है। अब आते हैं यण संधि। यण संधि थोड़ी सी अलग है। जैसे आपने गुण संधि पढ़ी तो गुण संधि में दाईं तरफ ई और ऊ आता है, लेकिन यण संधि में इसका ठीक उल्टा होता है। यण संधि में बाईं तरफ ई ऊ और री आता है और दाईं तरफ कोई भी असमान स्वर आता है। तो जब हमारा ई आता है तो जिस व्यंजन पे ई आता है या ऊ आता है, पहले तो हम उस व्यंजन को आधा कर देते हैं जब हम संधि करते हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरी तरफ जो व्यंजन होता है, दाईं तरफ जो स्वर होता है, उस स्वर की मात्रा लगा देते हैं। तो ये दो नियम खास है। पहला तो असमान स्वर आएगा, कभी भी ई के बाद ई नहीं आएगा, ऊ के बाद ऊ नहीं आएगा, हमेशा असमान स्वर आएगा। तो यण संधि इसका सूत्र देख लेते हैं। इको यणचि, जब हर्ष या दीर्घ ई ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ये ना हो इनके अलावा कोई भी हो आता है, तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। उदाहरण, ई का अति प्लस आचार। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर हमारा ई आया, जैसे कि हमने कहा गुण संधि में हमारा यहाँ आता है, लेकिन यण संधि में हमारा यहाँ आया है। तो सबसे पहले हमने ई की मात्रा जब इससे निकाली, यहाँ ई रखी, तो हमने इसको आधा कर दिया। ता को हमने आधा कर दिया तो हमारा वो ता आ और ता, आ यहाँ से सीधा लिया, ता को आधा किया, और या हमारा इस सूत्र से बना तो ये या आ गया, और चूंकि यहाँ पे बड़ा आ था तो बड़े आ की मात्रा आ गई। तो हमारा सूत्र हुआ ई प्लस आ इज इक्वल टू या इसलिए आया बड़े आ की मात्रा, चूंकि हमारा ये स्वर जो था वो बड़ा आ था, इसलिए यहाँ पे या आया। देवी प्लस अर्पण। अब यहाँ पर भी हमने यही किया कि ई की मात्रा वाली, जब हमने ई की मात्रा निकाली तो हमने इस व्यंजन को आधा कर दिया। जब आधा कर दिया तो देव्य आधा ये हो गया और ई का या बना। चूंकि यहाँ पे आ में कोई और वो नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए सीधा सीधा या आया है। या पर किसी भी चीज की मात्रा नहीं है, तो ये बना हमारा देव्यर्पण। अब आते उ सु प्लस आगत। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। सु पे आ, यहाँ पे ऊ है तो हमने इसका ऊ निकाला तो ये आधा सा हो गया, और वा चूंकि सु से वा बना, ऊ से वा बना, और यहाँ बड़ा आ है इसलिए ऊ प्लस आ इज इक्वल टू वा। बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा इसलिए आई क्योंकि हमारा यहाँ पर बड़ा आ है। वधु प्लस आगमन, वध्वागमन। यही फॉर्मूला है यहाँ पे कि हमने धा को आधा कर दिया, जब इसका ऊ निकाल लिया तो इसको आधा किया, ऊ का वा बना, चूंकि यहाँ पे बड़ा है इसलिए वहां पर भी बड़े आ की मात्रा है। ऊ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ, ये हमारा बड़ा वा बन गया। ऊ प्लस आ इज इक्वल टू वा। अब आते हैं री पे, पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ री का रा बना तो त्रा त्रिशूल वाला हो गया, री से ऋषि वाला था, ये पित्राज्ञा हो गया।
तो यण संधि में कुछ नियम थोड़े से अलग थे, इसको ध्यान से देखना। अब आते हैं अयादि संधि। जो स्वर संधि की हिंदी में देखो तो ये 5वां स्वरूप है, संस्कृत में देखो तो 6 होते हैं, एक पूर्व रूप संधि और होती है, लेकिन हिंदी में 5 ही होती हैं। अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो अय वा या वय, यानी ए आई ओ औ के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अ और औ का आ हो जाता है। अब हमारे पास अगर पहले ही से शब्द है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहली पहचान इसकी ये है कि बीच में या और वाह हमें मिल जाएगा, यानी जिस शब्द के पहले हमें या और वाह मिल जाएगा तो उसी वर्ण पर हमें अयादि संधि का नियम लागू करना है। अब जैसे यहां पर जब ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का आय, आई का आय, ओ का औ तथा औ का आ हो जाता है। यण संधि की तरह इसमें भी जो मात्रा होती है वो या और वा पर चढ़ जाती है। जैसे अब यहां उदाहरण देखिए, ने प्लस अन। अब अगर हमें केवल नयन मिले तो हम कैसे पहचानेंगे कि अयादि संधि है? तो पहचान के लिए हमें या मिल गया बीच में, क्योंकि ए का आय होता है। तो जब अगर हमें आय यहाँ पे मिल रहा है, अगर हम ना हटा दें इसको, विसर्ग में अगर इसका स्वर निकालें तो आय हमें मिल रहा है, तो हमारा हो गया ने प्लस अन। तो ए प्लस आ इज इक्वल टू आई। अब यहाँ नायक भी होता है, लेकिन हमने न्याय प्लस ई का इसलिए लिया है ताकि आपको मात्राओं से भी समझा सके नायिका। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू आई। अब आई क्यों हुआ? अब बोला तो हमने आय था, लेकिन चूंकि यहाँ पे ई छोटी की मात्रा है इसलिए हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाई है। ओ वाले देखो पवन, इसमें भी हम कैसे पहचानेंगे कि हमें आउ, अगर हम पा हटा दें इसमें से स्वर निकाले तो हमें आउ मिल रहा है। तो ओ प्लस अन पवन, ओ प्लस आ इज इक्वल टू आउ। ठीक इसी तरह मैंने यहां पर भी एक मात्रा वाला लिया है भावुक। भाव प्लस उक इज इक्वल टू भा, भावुक हो गया। तो भावुक में आउ प्लस उ इज इक्वल टू आहू। चूंकि यहाँ पे वापे उ की मात्रा है इसलिए हमने यहाँ पर उ हमारा है, तो यहाँ पर भी उ की मात्रा हो गई, यानी ये मात्रा हमारी एस सच आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे ई की थी इसलिए ई की आ गई, और यहाँ पे उ की थी इसलिए उ की एस सच आ गई। संधि के दूसरे भेद पे आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो अथवा स्वर का मेल हो, इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में मुख्य तो 3 भेद हैं, लेकिन भेदों के उपभेद भी हैं। तो सबसे पहले जशत्व संधि, वर्ग के पहले वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो पहले वर्ग समझो क्या है। स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के पहले अक्षर से वर्ग का नामकरण होता है। 5 वर्ग होते हैं, कुल मिलाकर 25 अक्षर होते हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। का वर्ग का खा गा घा ड़ा, चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग ता था दा दा ना, पा वर्ग पा फा बा वा मा। यानी 5 वर्गों के ये वर्ण थे। पहले वर्ण से उसका वर्ग का नामकरण होता है। अब यदि का चा टा ता पा के बाद यानी वर्ग का पहला अक्षर हमने लिया है, कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है। तीसरा या चौथा से मतलब है जैसे का वर्ग का है गा या घा है, चा वर्ग का है जा या झा है, अथवा यारा लावा, ये अंतस्थ होते हैं व्यंजन आए तो क्रमशः का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर जैसे गा जा डा दा बा हो जाता है। उदाहरण दिक प्लस गज। अब यहाँ का हमारा पहला अक्षर है अपने वर्ग का, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो तीसरा अक्षर आ गया दिग्गज, का गा हो गया। अच प्लस अंता। अब अच में
चा वर्ग का ये पहला अक्षर है, लेकिन जब परिवर्तित हुआ तो चा का जा हो गया अजंता। सद्भावना, ऐसे ता अपने वर्ग का पहला अक्षर है, जब परिवर्तन हुआ तो ये दा में बन गया, सद्भावना हो गया। अब आते हैं अनुनासिक संधि। वर्ग के पहले वर्ग का पंचमाक्षर परिवर्तन, यानी जो वर्ग है उसके पहले वर्ण का पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर उसमें परिवर्तित होता है। जो स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, जैसा कि मैंने पहले बताया, का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक होता है जिसके उच्चारण में मुंह और नाक से हवा निकलती है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। जैसे क्रमशः अभी जैसे मैंने बताया था पंचमाक्षर, पहले मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। उदाहरण, वाक्मय, अभी अपने वर्ग का पहला अक्षर है, इसका पांचवा अक्षर आया वांग्मय। षटमास, ये टा अपने वर्ग का पहला है और इसका जब हमने इसको परिवर्तित किया तो पंचमाक्षर आया यानी पांचवा अक्षर आया। चित्तमय, ऐसे ही ता का पांचवा अक्षर ना, चिन्मय हो गया। अब आते अन्य अक्षरों संबंधी नियम। इसमें पहले ता वाले ता दा के बाद यदि ला है तो वो ला में बदल जाता है। जो ता है वो ला में बदल जाता है। यहां देखिए उदाहरण, उत प्लस लेख। अब ये ता जो है वो ला में बदल गया, उल्लेख हो गया। खा, ता दा के बाद यदि जा झा है तो जा में बदल जाता है। उदाहरण इसका भी देखिए, सत प्लस जन। अब ये ता है लेकिन यहाँ पे जा था इसलिए ये जा में परिवर्तित हो गया, सज्जन। ता और दा के अन्य नियम। ता और दा के बाद यदि टा और डा हो या डा हो तो ता दा टा डा में बदल जाता है। उदाहरण यहाँ हमने दिया तट टीका। अब ये ता था, ये टा में बदल गया, तट टीका। उतडयन, उत प्लस डयन। अब यहाँ डा था तो ये ता जो है डा में बदल गया, उड्डयन। इसके अगले नियम पे, ता दा के बाद यदि शा हो तो ता दा का चा और शा का छा हो जाता है। उदाहरण इसके देखिए, उत प्लस श्वास। अब ये ता जो है शा होने के कारण चा में बदल गया, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट, चूंकि यहाँ शा है तो शा होने के कारण ये छा में बदल गया, उच्छिष्ट। ये यहाँ पर भी चा में आ गया, ता का चा हो गया, उच्छिष्ट, शा होने के कारण। अब आइए, ता दा के बाद यदि चा छा हो तो ता दा का चा हो जाता है। उदाहरण उच्चारण। अब ये ता जो है चा में बदल गया तो यहाँ एक और चा आ गया, चारण तो ये सच हो गया और ता जो था वो चा में कन्वर्ट हो गया। अगला नियम, ता दा के बाद यदि हा हो तो ता दा के स्थान पर दा और हा हो जाता है। उदाहरण तत्हित। अब यहां देखिए, तत् प्लस हित, तद्धित, हा का धा बन गया। छत्व संधि, छा संबंधी नियम। ये तो थे ता संबंधी, ता और दा संबंधी नियम। अब छा संबंधी नियम देखते हैं। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद, मैंने स्वर संधि में हर्ष और दीर्घ समझाए हैं, छा वर्ण आता है तो छा के आगे तो छा के साथ चा जुड़ जाता है। उदाहरण, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। परि प्लस छेद, परिच्छेद। अब यहां देखिए, चा यहां जुड़ गया, चा यहां पर भी जुड़ गया, चा परिच्छेद में भी जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? क्योंकि ये हर्ष स्वर है और इसके बाद छा आया है तो चा जुड़ गया। अब मा संबंधी नियम। ये ता और दा संबंधी हो गए, छा संबंधी हो गए। अब आते हैं मा संबंधी नियम। यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का पंचम अक्षर हो या अंतस्थ आपके यारा लावा या ऊष्म शा शा सा हा व्यंजन हो आए तो स्पर्श व्यंजन के साथ उसका पंचम अक्षर आ जाता है तथा अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन मां अनुस्वार में बदल जाता है। यानी पंचम अक्षर का जो प्रयोग होता है वो अनुस्वार के अंतर्गत होता है।
जैसे यहां पर आप देखिए उदाहरण शम प्लस कर। अब यहां चूंकि ये का वर्ग का है तो ये का वर्ग का पंचम अक्षर है शंकर, और ये इस तरह से भी लिखा जाता है। वर्तमान में ये इसी तरह से अब लिखा जाने लगा है। सम प्लस चय, चूंकि ये चा वर्ग का है, चा है, इसलिए यह चा वर्ग का पंचम अक्षर यहाँ आया है। संचय इस तरह से भी आया है। स्वयंवर, स्वयं प्लस वर स्वयंवर। सम प्लस सार संसार। नाकाड़ा यानी किन नियमों के अंतर्गत नाकाड़ा बन जाता है? ऋषि ऋषि रा शाह के बाद ना आए और बीच में स्वर हो या पावर हो, केवल पावर का अक्षर हो, अथवा या हा आए तो ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए राम प्लस अयन, तो बीच में ये स्वर आ गया हमारा रामायण। परि प्लस मान, मां हमारा ये पावर का आ गया तो परिमाण। किंतु यदि बाद में चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग शा या सा आ जाए, यानी इनमें से कोई भी अक्षर आ जाए, चा वर्ग का हो, टा वर्ग का हो, ता वर्ग का हो, शा या ये वाला सपेरा वाला सा हो, अगर इनमें से कोई आता है तो नाकाड़ा नहीं होगा, ना ही बना रहेगा। जैसे दुर्जन, अब ये चा वर्ग का है। अर्चना, सा का शा शत्रु विधि, यानी किन नियमों के अंतर्गत सा का शा बन जाता है? सा के पूर्व आ छोटा हो या बड़ा हो, से असमान भिन्न स्वर हो, असमान यानी आ के साथ आ ना हो, कोई भी और स्वर हो तो सा का शा बन जाता है। उदाहरण अभिषेक। अब ये देखिए यहाँ पे ई है लेकिन यहाँ पर एक वाला स्वर है, तो यहाँ पे अभिषेक, ये शा जो सा वाला जो है वो शा में परिवर्तित हो गया। सुसुप्त, अब यहाँ पे सु है, सुप्त है या तो सुषुप्त आ गया। शा के पश्चात यदि ता था आता है तो उसके स्थान पर ता का टा और था का ठा हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए आकृष्ट प्लस ता। आकृष्ट, ये ता का टा बन गया। प्रश प्लस था, पृष्ठ, था का ठा बन गया। था जो था वो ठा में परिवर्तित हो गया। व्यंजन संधि पूरी हो गई, समझ में आ गई होगी। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग का ओ, कब विसर्ग संधि में विसर्ग हट के ओ आ जाता है? विसर्ग से पहले यदि आ हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो, यानी 5 वर्ग है उन वर्ग में किसी भी वर्ग का हो, अथवा या रा ला वा ये 4 हमारे अंतस्थ थे और ये ऊष्म व्यंजन का हा में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण मनय अनुकूल। अब मनय के बाद हमारा मनय प्लस अनुकूल, मनय के बाद हमारा आ आया इसलिए मनोनुकूल हो गया। मनय प्लस रंजन, अब यहाँ पर मैंने दिया है देखो रा, ये रा आया इसलिए यहाँ पर मनोरंजन, ये हो गया। विसर्ग संधि के नियम, यदि विसर्ग से पूर्व छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी ये दो नहीं हो, इनके अलावा कोई भी हो, तो उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर अथवा या रा ला वा या स्वर हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो और या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। अब यहाँ देखो नी, तो आ नहीं है, ई का स्वर है यहाँ। फिर आशा, निराशा। दु प्लस उपयोग, अब यहाँ पे दु में ऊ का स्वर है और उसके बाद ऊ है तो दुरुपयोग, यानी आ को छोड़कर कोई अन्य या तो स्वर हो, अगर स्वर नहीं है तो तीसरा चौथा पांचवा किसी वर्ग का अक्षर हो तब रा बन जाता है। अब आते हैं अगले नियम पे, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, अब वहां पे तो इनको छोड़ के तो यहाँ पे कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद चा छा शा हो तो विसर्ग का शा तथा ता या सा हो तो सा बन जाता है।
यानी चाछा शाह हो तो शाह बन जाता है, और ता या सा हो तो सा बन जाता है, यानी दोनों सा के नियम है। उदाहरण नी प्लस चल। अब यहाँ पे चूंकि चा का है तो चल ये वाला शाह आ गया। फिर दुसाहस, अब यहाँ पे ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो तावर का है तो तावर आपका दू प्लस साहस, ये यहाँ अगर सा है तो इस सा नियम के अंतर्गत ये आधा सा यही वाला आ गया। ठीक है, तो ये वाला शाह तब आएगा जब ये हो, और अगर इनमें से कोई होगा तो ये वाला सा आएगा। अब विसर्ग का शाह, ये दोनों शाह हो गए। अब षटकोण वाले शाह पे आते हैं। विसर्ग के पूर्व यदि ई उ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का शाह हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है किन परिस्थितियों में हो जाता है, क्योंकि यह तीनों शाह के उदाहरण है। उदाहरण नी प्लस कलंक। अब यहाँ ई हो तो ये ई आ गया, ठीक है। बाद में का था तो ये का था तो निष्कलंक आ गया, निष्कलंक का ये वाला शाह आ गया। फिर नी पा तो ई थी यहाँ पर भी ई का स्वर है। उसके बाद पा, ये वाला पा यहाँ पे आ गया तो ये षटकोण वाला आधा शाह आ गया, निष्पा। क्लियर। अब यदि विसर्ग के बाद शाह सा हो तो क्रमशः सा शाह सा में बदल जाता है, यानी अगर हो तो क्रमशः इसी क्रम में बदलता है। जैसे उदाहरण में दुशासन, अब चूंकि ये वाला शाह है तो बदलने पर भी यही वाला आया आधा। निस्वार्थ, अब यहाँ पर ये वाला है तो बदलने पर भी यही वाला आया, चूंकि पहले से ये आधा है तो हमने यहाँ पर भी बदल के आएगा वो आधा, तो दो बार आधा आ गया। इसके दोनों ही रूप प्रचलित है, दुशासन और निस्वार्थ के इस तरह से भी प्रचलित है और इस तरह से भी प्रचलित है, यानी इसके दोनों ही रूप प्रचलित है, मान्य है, विसर्ग के सहित भी और विसर्ग के रहित भी। अब विसर्ग का लोप, कहीं कहीं विसर्ग हट ही जाता है, लोप माने खत्म हो जाना, विसर्ग हट जाता है। विसर्ग से पहले कब हटता है, किन परिस्थितियों में, छोटा या बड़ा हो और बाद में कोई असमान स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण आता है एम, आता है प्लस ए। अब यहाँ आ है और यहाँ ए है, दोनों असमान है, छोटा बड़ा हो और उसके साथ असमान हो, तो यहाँ आ है और यहाँ ए है, दोनों असमान है, तो यहाँ विसर्ग हट गया, अतएव आ गया। विसर्ग के बाद यदि रा हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी असमान स्वर हो तब तो होता ही है, अगर रा हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। एवं विसर्ग से पहले वाला अक्षर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ में बड़ी मात्रा लग जाती है। जैसे नी रू, अब यहाँ नी पे छोटी की मात्रा है, नी प्लस रू, जब हमारा ये विसर्ग हटा तो ये नी बड़ी ई की मात्रा हो गई, नी रो हो गया। ऐसे नी प्लस रस, ये छोटी की मात्रा है, जब ये यहाँ पे संधि में परिवर्तित हुआ तो ये बड़ी विसर्ग हटा और ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, नीरस। विसर्ग का यथारूप, यथारूप मतलब जैसा है उसी रूप में। यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण प्रातः काल, अब यहाँ विसर्ग के बाद का है, यह हमारा का है, इसलिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतःपुर, ये यहाँ पर देखो पुर है, पा यहाँ पे हमने लिया हुआ है, यहाँ का पा है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आते हैं हिंदी की कुछ और भी संधियां हैं इन तीन भेदों के अलावा। तो सामासिक पदों में, यानी जो समास बनता है, सामासिक पदों में संधि करने पर पूर्व पद का, यानी जो पहला पद है उसका दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ी मात्रा वाला, हर स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हाथ कंडा, अब यहाँ पे हाथ जो है हमारा बड़ा की मात्रा वाला है, लेकिन जब बदला तो हथकंडा हो गया। चूंकि यहाँ पे एक ही बड़े की मात्रा वाला था इसलिए एक ही में परिवर्तन हुआ। दूसरा देखिए, आधा खिला, दोनों में बड़े की मात्रा थी, तो जब हमारा ये परिवर्तित हुआ तो दीर्घ का हर्ष हो गया, तो ये हो गया अध खिला,
यानी दोनों ही अक्षर जो है पूर्व पद के वो हर्ष स्वर के हो गए। अब कभी कभी हिंदी के दो शब्दों की संधि में किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, यानी वो एक ध्वनि हट जाती है। जैसे उदाहरण, यहां ही, लेकिन जब हम इसको संधि बोलते, संधि कर देते तो बोल देते यहीं। उस प्लस ही, फिर जब हमने इन दोनों को संधि किया तो उसी। अब यहाँ पे दोनों जगह हा ही था इसलिए हा लोप हुआ। अब यहाँ पे उस ही, चूंकि हमने कहा हा का लोप हो जाता है शब्दों में, तो कभी कभी दो शब्दों की संधि में किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर हा का लोप हुआ दोनों ही जगह, यहाँ पर भी हा का लोप हुआ और यहाँ पर भी हा का लोप हुआ। चूंकि दोनों ही जगह हा था तो एक जगह का लोप हुआ। अब शब्द के अंत में बा के बाद हा होने पर बा का भा हो जाता है। कब हो जाता है? जब शब्द के अंत में बा के बाद हा हो तो बा का भा हो जाता है। जैसे जब प्लस ही, तो हमने जब दोनों की संधि की तो हो गया जबरी, तो हा का लोप हो गया, बा का भा हो गया। सब ही, अब यहां पर भी सब प्लस ही, हा का लोप हो गया और बा का भा हो गया तो बन गया सभी। तो इस तरह से ये था संधि का विस्तार से विवरण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विवरण पसंद आएगा। आप जब भी अभ्यास कार्य करने बैठे तो एक बार इसको अवश्य पूरा पढ़ें और उसके बाद अभ्यास कार्य करें। अगर आपको नियम मालूम है तो आपका अभ्यास कार्य कभी गलत होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको नियम क्लियर नहीं है तो अभ्यास कार्य रटे नहीं जा सकते, उनको हम रट नहीं सकते। अच्छा, बहुत लोगों ने ये वीडियो, बहुत लोग देखते हैं वीडियो को, देख के लाभ उठाते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।